आज अगर सोशल मीडिया को भी हम देखें तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। तो सोशल सेविंग का मतलब हमें समाज को भी कुछ अच्छी चीज़ देना है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये एक डिलीवरी बॉय का आधार ले रही हैं, पैन ले रही हैं, उसका उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले रही हैं, गाड़ी का आरसी ले रही हैं, लेकिन एक कस्टमर का कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रही। सही बात है। अगर उस दिन उस कस्टमर का वेरिफिकेशन हुआ होता तो मेरे दोस्त के साथ वो घटना नहीं होती। ये फिनटेक फील्ड ऐसी है, अगर यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना के और एकदम से अचानक से गायब हो जाते हैं, उससे बहुत अपनी मार्केट खराब होती है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा एकदम गांव को लेकर है। वहाँ पे हम किसान की बात करेंगे, वहाँ पे हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, वहाँ पे हम किसान को जो समस्या आ रही है उनकी बात करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे, किसानों से कैसे हम प्रोडक्ट उनसे खरीदें जो वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सही रेट दिलाएं। तो ग्रामोलॉजी एक गांव को डेडिकेटेड एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि हम टारगेट कर रहे हैं इंडिया में 6,35,000 जो गांव हैं उनको। जब पहली बार मुझे पता चला था यूज़मी के बारे में, तो मुझे लगा भाई ये क्या क्रेजी चीज़ है। मतलब सब चीज़ उसमें एक ही साथ है। सोशल मीडिया भी है, एफिलिएट मार्केटिंग तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन सोशल मीडिया अपना ई कॉमर्स है ना, पेमेंट्स भी उसमें हो जा रही है। मतलब एक ऑल इन वन करके मुझे लगा भाई ये तो बहुत ऐसी क्रेजी चीज़ है, इसके बारे में लोगों को और पता चलना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और जो स्टार्टिंग में ही इसने प्री लॉन्च में ही जो इसने बूम पकड़ी है, तो वो बहुत अच्छा है। और आगे जो है लॉन्च में और अच्छा इसमें जो बढ़िया निकलने वाला है। तो इसके बारे में मतलब कि मुझे थोड़ा सा जानना है यूज़ मी के बारे में कि क्यों यूज़ मी, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया यूज़ मी का। बेसिकली अगर यूजमी को हम ध्यान से देखें, जैसा कि आपने बोला कि 3-4 चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने लाई हैं, तो यूजमी इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग ऐप है। और जब हम सोशल और सेविंग दो वर्ड अगर हम उसमें देखें ध्यान से, जब इसकी बात करते हैं तो समाज में जो गंदगी फैली हुई है स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर, और सेविंग का मतलब है कि अपने रोज के छोटे छोटे बचत को अगर हम देख रहे हैं तो वो बिल पेमेंट के माध्यम से है, वो हमारी ई कॉमर्स के माध्यम से है। तो ये दो वर्ड है सोशल और सेविंग का। लेकिन आज अगर सोशल मीडिया को भी हम देखें तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। तो सोशल सेविंग का मतलब हमें समाज को भी कुछ अच्छी चीज़ देना है। तो इंडिया फर्स्ट सोशल सेविंग है यूजमी का। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि हमें समाज में जो चीज़ें हो रही सोशल मीडिया के माध्यम से ये गंदगी, उसको सही करना है और साथ में लोगों को बचत का भी एक रास्ता दिखाना है और उनका बचत कराना है। अच्छा, गंदगी की वजह से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जब मैं सोशल मीडिया में गंदगी की बात करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम कभी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्पेशली मैं किसी का नाम अभी नहीं लूँगा, तो जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम रील्स को ही ले लें, हाँ, तो 4 या 5 रील्स देखने के बाद कभी भी कुछ भी कंटेंट हमारे सामने आते हैं। कुछ वल्गर सा होता है, उसमें कुछ आपका न्यूडिटी टाइप का होता है, ठीक है? सेक्सुअल कंटेंट भी उसमें कभी-कभी हमें देखने को मिलते हैं। उन प्लेटफ़ॉर्म पे क्या है, रिपोर्ट करने का ऑप्शन तो है, लेकिन उनको उस हिसाब से रोका नहीं जा रहा है। तो जब ये गंदगी की मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ़ ये न्यूडिटी या फिर अपना सेक्सुअल ही नहीं, उसके साथ-साथ जैसे अगर हम बोले तो अब म्यूज़ियम विशेष है या कोई धर्म विशेष टारगेट करके या राजनीति विशेष भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जाति विशेष शब्दों को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ गंदगी है और इसको सही करने की ज़रूरत है। जी। ओके, तो यूज़ मी जैसे पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, उस ऐप के अंदर सोशल मीडिया जो है वो है, मतलब कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है यूज़ मी। उसके साथ साथ उसमें ई कॉमर्स भी है और साथ साथ उसमें बिल पेमेंट करने का भी ऑप्शन है। आप यूटिलिटी पेमेंट्स उसमें सारे कर सकते हैं। तो
ये जब जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और है ना पेमेंट है, पेमेंट के लिए पेटीएम है, तो उस जगह पे ये सारी चीज़ों को मतलब एक ऐसा ऑन इन वन प्लेटफॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर रहे हैं? स्पेशली जब जैसे सोशल मीडिया की बात हुई, तो उसको तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, उसको सही करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बिल पेमेंट्स को भी देखते हैं, तो मैंने खुद ये महसूस किया कि बहुत से स्पेशली ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा कि लोग छोटी-मोटी बचत करना चाहते हैं और पेमेंट पे उनको एक्स्ट्रा प्लेटफ़ॉर्म फ़ी और ये सारी चीज़ें लगाई जा रही। तो कौन सी कंपनी क्या चार्ज कर रही है, हम उस पे ना जाके सिर्फ़ ये सीधा सा एक मतलब बताना चाह रहे हैं कि प्लेटफ़ॉर्म फ़ी वहाँ पे लग रहा था और यूज़र को एक ऐसा एक्सपीरियंस था पहले कि उनके पैसे नहीं लगते थे एक्स्ट्रा, वो अचानक से कंपनियों ने लगाए। तो हमें वहाँ पे भी एक मौका दिखा कि हाँ, चूँकि शुरुआती हम भी एक स्टार्टअप की तरह ही हैं, तो हमें अगर बड़ी कंपनियों से अगर देखा जाए तो अगर उनसे भिड़ना है या फिर उनसे एक कॉम्पिटिशन करना है, तो थोड़ा-सा इसमें आसान करना होगा और स्पेशली गाँव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को वो अगर उतनी सी भी हम बचत दे पाते हैं। क्योंकि ऐसे देखा जाए कि कोई भी स्टार्टअप इस समय कोई भी स्टार्ट करता है आज के दौर में, तो कोई पर्टिकुलर नीश पकड़ता है कि इसे माइक्रो नीश, छोटे से छोटे एक माइक्रो नीश टारगेट ऑडियंस को। आपने काफ़ी वाइड रेंज को सैचुरेटेड मार्केट को टारगेट किया है। टारगेट कई चीज़ों को करने का सिर्फ़ एक रीज़न था। जब आप कभी भी ना एक बड़ी चीज़ को लेकर आप निकलते हैं कुछ अच्छा करने को, तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही सेगमेंट में आपको कमियाँ दिखें, आपको कई जगहों पे कमियाँ दिखती हैं। और जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपनी टीम पे एक कॉन्फिडेंस हो, तो फिर ये लगता है कि हाँ, हम 2-3 चीज़ों को एक साथ लाके भी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो स्पेशली जो 3-4 चीज़ें आप देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में, तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसीलिए इन 3-4 चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं और कमियाँ तो हर जगह हैं। लेकिन अगर जैसे आपने एक बोला कि आप एक नीच या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम पकड़ के क्यों नहीं चल रहे? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स और आज के डेट में बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो 2 चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन बिल पेमेंट्स वो डेली नीड की ज़रूरत है। तो चूँकि गाँव में भी अब घर-घर तक दूर-दराज इलाकों तक डिलीवरियाँ पहुँच रही हैं। तो मुझे वहाँ पे एक मौका दिख रहा था कि हाँ, लोग अब जैसे-जैसे अपना इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को ये मौका मिल रहा है और लोग गाँव तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने एक मिशन के तौर पे भी इसको लिया कि जो गाँव के लोग जिनको अभी बिल पेमेंट्स और ये सारी चीज़ें नहीं पता है बारे में ऑनलाइन, तो उनको भी हम टारगेट करें, उन लोगों तक भी हम लोग पहुँचे। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना थोड़ा-सा समझने के बाद हम लोग को ये समझ में आ गया है कि एक बहुत ही क्रेज़ी कह सकते हैं प्रोजेक्ट पे इस समय हम लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत क्रेज़ी प्रोजेक्ट आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ और जेनज़ी कास्ट में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा स्टार्टअप जो है, वो यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टअप क्या सारी चीज़ें। तो प्री लॉन्च हो चुका है 11 मई 2025 को और लॉन्च जो है बहुत जल्द होने वाला है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि कुलदीप पटेल जी हैं और रवि सिंह जी हैं। रवि सिंह जी जो है वो फाउंडर एंड सीईओ हैं। कुलदीप पटेल जी जो है वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। दोनों ने मिल के भाई ऐसा मतलब चीज़ों को क्रिएट किया है ना कि एक बंदा बिजनेस संभाल रहा है, एक बंदे ने टेक्निकल चीज़ संभाली है। तो दोनों से आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा है कि हम लोग टाइम स्पेंड किए अभी साथ में। हम लोग मार्केट गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने ऐसे ना चीज़ें शेयर की हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग पॉडकास्ट में बताएंगे, कुछ चीज़ें तो सीक्रेट रहने देंगे। तो सर स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आप दोनों की बैकग्राउंड से कि भाई यूज़मी तक के जो सफ़र है उसके पहले का कैसा सफ़र था। तो सर सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। स्पेशली अगर हम यूज़मी को देखें, तो इसकी शुरुआत 2017 से होती है। 2017 में मैं गुजरात में जामनगर एक शहर है, वहाँ पे रिलायंस रिफाइनरी, जहाँ पे रिलायंस की रिफाइनरी है, वहाँ पे मैं जॉब करता था। और उस टाइम इंडिया में डिजिटल चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें स्पेशली रिचार्ज को, तो पेटीएम उस तरह से आगे बढ़ रहा था। लेकिन शुरुआती समय में 2-3 कंपनियां थी जो अच्छा कर रही थी, मोवीटेक और मोवीक्विक और अपना फ्रीचार्ज कंपनी थी। ओके। लेकिन ऑक्सीजन एक कंपनी थी
जो कि आज के डेट में नहीं है। तो ऑक्सीजन कंपनी का थोड़ा सा मैं यूज़ करता था रिचार्ज वगैरह के लिए। तो क्या करती थी ऑक्सीजन कंपनी? स्पेशली वो मर्चेंट बनाती थी। ओके। और जैसे आज हम लोग रिचार्ज अपने आप कर पाते हैं, तो दुकानदार होते थे, लोग वहाँ जाके अपना रिचार्ज वगैरह भी पेमेंट भरते थे। रिचार्ज और बिल पेमेंट का भी वर्क वहीं पे भी होता था। ओके। लेकिन अगर वो B2B हो गया, लेकिन अगर B2C देखें तो डायरेक्ट कस्टमर भी उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना रिचार्ज कर पाता था। तो मिलता तो उस टाइम कोई कैशबैक नहीं, कैशबैक तो अभी ज़्यादा चलन में है। उस टाइम बस ये सुविधा मिलती थी कि आपको रात को कहीं अगर रिचार्ज खत्म हुआ तो कहीं जाना नहीं है। और स्पेशली गांव में क्या होता था कि मार्केट दूर होते थे और वो शाम को बंद हो जाते थे। तो एक फ़ायदा ये मिलता था कि कभी भी रात को रिचार्ज कर ले रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है। तो मैं 2013 से उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता था। कि और सचिन तेंदुलकर उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो उस टाइम पे। उस टाइम हाँ। तो ये मैं क्रिकेट से मेरा थोड़ा लगाव भी रहा। तो इसलिए कंपनियां तो बहुत सारी थी, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं ऑक्सीजन को यूज़ करता था। लेकिन 2017 में मैं जब जामनगर में रहा, तो वहाँ पे एक दिन ऐसे ही मैं अपना तब रिलायंस जियो नहीं था, तब CDM में हुआ करता था, रिलायंस CDM में। तो मैं अपना रिचार्ज करने के लिए मैंने वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया, और ऐसे ही 100 रुपये का रिचार्ज मैंने किया। तो फिर उस टाइम तो UPI उतना चलन में नहीं था, डेबिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन होते थे। मैंने डेबिट कार्ड के सारे डिटेल डाले और 100 रुपये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए, और 100 रुपये का मेरे अकाउंट में रिचार्ज भी हो गया। तो फिर एक एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि कंपनियां बोलती हैं कि हम 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, या इतना उनका रेवेन्यू है। तो फिर ये कैसे कर रही हैं और बिजनेस मॉडल क्या है? अगर मैंने 100 रुपये मेरे अकाउंट से कटे और 100 रुपये ही मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया, तो फिर इनको क्या मिला? शायद तो एक सवाल था मेरे। सवाल है यहाँ पे। हाँ। चूँकि मैं नॉन टेक्निकल था, बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों से किया था, और उतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन चूँकि मैं बिलिंग डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे मुझे वाईफाई मिलता था। तो 3 घंटे की ही जॉब थी, लेकिन मैं 5 घंटे एक्स्ट्रा वहाँ रुक के कंप्यूटर पे फिर मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया कि अगर इस तरह की, पहला ही दिन मैंने गूगल किया था कि अगर इस तरह की कंपनी बनानी हो तो क्या करना होगा। तो पता चला कि हाँ, डोमेन भी होता है, वेबसाइट भी होती है। फिर अच्छा, वेबसाइट क्या होता है, तो डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से। तो स्पेशली अगर देखेंगे तो 2017 में ये थोड़ा सा शुरुआत जामनगर से हुई थी। जी। ओके। सर आपकी गैस कई बैक्स ले रही है। तो सर ने जैसा बताया कि 2017 तक तो सर इस तरह से कर रहे थे। 2014 से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन की थी। 15 अगस्त, सॉरी 25 अगस्त 2014 हो। और फिर उसके बाद 2018 तक मैंने जॉब किया। फिर मैंने अपनी कंपनी डाली 2018 में, सितंबर में अपने घर गई। ओके। फिर लगभग 4 महीने 3 महीने तक मैंने चलाया। उसके बाद हमारे यहाँ का एक एम्प्लॉय था, वो सर को फॉलोअप करता था ये सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए, क्योंकि हम फिनटेक के सॉफ्टवेयर बनाते थे। फिनटेक के सॉफ्टवेयर डेवलप करके मार्केट में सेल करते थे। तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं सर्च कर रहे थे इस टाइप का सॉफ्टवेयर, और तरह तरह के एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो शायद हमारे ऐप पे भी किया होगा, क्योंकि हमारा ऐप चलता भी था मार्केट में। तो वहाँ से सर का कांटेक्ट नंबर मिला हमारे टेलीकॉलर को, एक एम्प्लॉय का। ओके। हमारे ऐप पे सर ने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ से नंबर मिला हमारे एम्प्लॉय को। तो वो फॉलो अप करता रहा लगभग 6 महीने या 9 महीने। आपको याद है? सर ने बोला कि आज नहीं आ पाएंगे आप ही, हम यहाँ हैं, या फिर जो भी सिचुएशन थी सर बताते रहे हमें से। लेकिन वो जो बंदा था वो भी थोड़ा डेडिकेटेड था, तो वो लगा रहा काफ़ी टाइम तक, जब तक जैसे सर ने 9 महीने बताए। हाँ। फिर लास्ट में एक बार सर ने एक टाइम दिया कि ठीक है इस दिन हम आते हैं अपने यहाँ। तो घर पे ही हमारा ऑफिस था, वहाँ सर आए 2018 में हमारे पास। 2019 में सर हमारे यहाँ ऑफिस में विजिट किए। तो सर ने अपना बताया कि
हम कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं मार्केट में। तो जैसा कि हम सभी को सेल कर रहे थे बना के, तो मैंने उसी तरह से सारी चीज़ें बता दी कि ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं, इस तरह से मार्केट में क्लाइंट हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो सर ने बोला कि हमें ये नहीं करना है जैसे आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो सर ने बोला कि हम सर एज अ क्लाइंट आपसे नहीं बोलने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं। जो सर ने सारा अपना जो भी स्टडी थी पहले से किया हुआ था वो सब बताया कि हम एज अ पार्टनर की तरह काम करना चाह रहे हैं, या एक ऐसी कंपनी जिसमें हम लोग साथ में हों, क्योंकि अगर आप नहीं हैं साथ में तो हम ऐसा कुछ नहीं बना पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास पहली बार कोई आया है और वो क्लाइंट बन के आया है, तो मैं इतनी जल्दी तो डिसीजन नहीं लेने वाला कि चलो ठीक है आपने बोल दिया, हाँ आज हम मिल के कंपनी बनाते हैं, चलिए ठीक है करते हैं हम आपके लिए। तो इस हिसाब से मैंने फिर बोला कि ठीक है हम सोच के बताते हैं आपको, ओके कि कैसा क्या करना है। तो इस तरह से सर फिर अपना काफ़ी टाइम दिए हमें सोचने के लिए। हम भी अपने दिमाग में सोचते हैं कि ठीक है बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं हमारे साथ, काम चल रहा है, क्यों काम चल रहा है, हाँ, और हम क्यों इतनी जल्दी किसी के साथ ऐसा करेंगे। कुछ सॉलिड पॉइंट होना चाहिए ना हमारे पास कि हम ऐसा करें। भाई कोई भी रैंडम आके ऐसा बोल दे हाँ हम किसी के साथ को ने ऐसे, हमारे पास तो उस समय भी सैकड़ों क्लाइंट थे जो हमारा और सॉफ्टवेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के नेम से चला रहे थे, आज भी चला रहे। तो मैंने बोला कि ठीक है टाइम लेते हैं थोड़ा, हम सोच के बताते हैं। तो मैंने डिसाइड किया लास्ट में सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद, चलिए ठीक है एक बार देखते हैं कि क्या है, कैसा सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दिमाग में था कि जब तक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें नहीं समझ लेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फिनटेक फील्ड ऐसी है, अगर यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना के और एकदम से अचानक से गायब हो जाते हैं, उससे बहुत अपने मार्केट ख़राब होती है। और हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट खुद का मार्केट में चलाना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ तो हम एकदम डेवलपर माइंडसेट के और आप बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट हाँ एक डिजाइन ऐसी कंपनी का बनाते हैं और उसको मार्केट में खुद चलाएंगे। तो वो डिसाइड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो काम आप दूसरे को कर रहे हो वो काम आप खुद के लिए करो बेसिकली। हाँ, तो उसके बाद लगभग एक साल निकल गया होगा यही सब करते करते। सर आए हमको समझाते रहे, हम भी बोले कि चलिए ठीक है सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा जो मैंने बताया हेजिटेशन थी। हाँ एजिटेशन थी। तो 2020 लास्ट था, तो हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया उसको। 19 से 20 आ गया और हम लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया कुछ उस तरह से। लेकिन उस समय हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था हमारा उसी को मॉडिफाई किया और उस तरह से 2021 में फिर लॉन्च किया। ओके लेकिन उसमें क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना था जो फिनटेक फील्ड का था सिर्फ, और वो B2B का था, B2B में यूज़ हो रहा था, और उसको पूरी तरह से जो कंपनी हम लोग बना रहे थे वो B2C की तरह चलाना चाह रहे। ये डिफरेंस आ रहा था। तो ये कुछ एक उसमें चैलेंजेस ऐसे थे क्योंकि उसका बेस पूरा B2B की तरह बना हुआ था, और हम लोग जिस तरह से उसको B2C में जो सर्विसेज मार्केट में देना चाह रहे थे कहीं ना कहीं वो चीज़ें करने में बहुत दिक्कत आ रही। तो फिर उसके बाद लॉन्च किया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही टाइम में हम लोगों ने अच्छे खासे यूज़र में लगभग 10,000 यूज़र, एक मंथ नहीं हुआ होगा शायद, एक सवा मंथ के अंदर 10,000 यूज़र हम लोगों ने वहाँ ऑनबोर्ड किए। सारे यूज़र थे, अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन हम जो चीज़ मार्केट में देना चाह रहे थे उस चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि
सॉफ्टवेयर हमारा पेज दूसरा था, तो फिर हम लोगों ने उस चीज़ को वहीं पे रोक दिया। क्या? अपने जितने भी यूजर्स थे उनको बताया गया ये पहले की बात है। कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोगों ने उसको वहाँ पे रोका और फिर से एक नए सिरे से सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया कि ओके। तो जो अभी 2021-22 से स्टार्ट हुआ, फिर 2025 तक हम लोगों ने उस पर काम किया और डेवलप करके स्टार्ट किया यार। अच्छा, अगर यूज़मी के बारे में थोड़ा सा और बातें की जाए तो मुझे कुछ और मतलब कि बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर के लिए कितने फीचर्स आपके ऐप पे अवेलेबल है, वो पहले स्टार्टिंग में उससे शुरू करते हैं। अगर स्पेशली अभी हम देखें ध्यान से यूजमी एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले तो होम पेज पे आप लोग जो फीचर्स पा रहे हैं वो सोशल मीडिया का है। तो वो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम की तरह वो पूरा पेज दिखता है। तो जैसे वहाँ पे लाइक, कमेंट, शेयर और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें होती हैं, वो तो बेसिक सा है ही है। रील्स वगैरह भी हैं। व्हाट्सएप का भी जो फीचर्स है कि आप यूजर से चैट वगैरह भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग उसमें वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग भी लेके आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन है उसमें सेव का ऑप्शन, जहाँ पे हम यूटिलिटी बिल और अपना ई कॉमर्स के माध्यम से हर एक प्रोडक्ट पे बचत की बात कर रहे हैं। अब पोस्ट वगैरह तो उसमें है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फीचर्स है उसमें शेयर का ऑप्शन है। एक नॉर्मल यूजर यूजमी में सिर्फ जुड़ के यूजमी के और भी प्रोडक्ट को जिसको उसकी ज़रूरत है उन तक वो पहुंचा के एक अच्छा खासा रेफरल से अर्निंग कर सकता है। तो ये बेसिक सा 3-4 फीचर्स है उसमें। बाकी लाइक कितने आ रहे हैं, कितने आपके फॉलोवर हैं, कितने आपकी फॉलोइंग है, ये तो नॉर्मल सा है। वो तो फीचर्स साल के कॉम में होते ही। तो यही है फिलहाल अभी। ओके हिंदी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ यूज़मी ऐप के बारे में, क्योंकि यूज़मी ऐप डेडिकेटेड वाला पॉडकास्ट होने जा रहा है। तो कुछ क्रेजी चीज़ें आप उसके बारे में जानो तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो भाई ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आप इससे जो है चीज़ें भी खरीद सकते हो, ई कॉमर्स भी है, साथ साथ इसमें सारे यूटिलिटी पेमेंट्स कर सकते हो। उसमें फ़ायदा क्या है भाई, कैशबैक का फ़ायदा है ना। क्योंकि आप लोग परेशान होते रहते हो हर जगह पे कि भाई कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ पैसे बचाया जाए भाई, क्योंकि इंडियन माइंडसेट क्या होता है ना भाई कि कहीं कुछ खर्च करे तो कुछ हम लोग को मिलना चाहिए। वो चीज़ों को यहाँ पे टैकल किया गया और बहुत सही वो पॉइंट्स जो है वो पकड़े गए हैं। तो पेमेंट करने से पहले आप लोग को समझ आएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं तो भाई यहाँ पे जो है ये कंपनी जो है ये अपने रेवेन्यू का 5% क्रिएटर्स के साथ शेयर करने वाली है। अब क्रिएटर कैसे बनना है, यूज में आपको डाउनलोड करने के बाद आप लोग जब उसको एज अ सोशल मीडिया ऐप यूज करेंगे, उसमें कंटेंट बनाएंगे, उसमें कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो आप एक क्रिएटर की कैटेगरी में आएंगे। तब जाके क्रिएटर वाले जो हैं वो आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके की कई सारे रेफरल और कई सारे अर्निंग इसमें सोर्सेज हैं इस पर्टिकुलर ऐप में। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आप फाउंडर लोगों से ही और यहाँ पे इसे जो निर्माता हैं उन लोगों से ही पूछते हैं कि भाई क्या फंड है इसमें, इतने पैसे कहाँ से बांट रहे हैं आप लोग। ठीक है, शुरू करते हैं सर। जो आपने आपको मुझे बताया था कि 5% की जो स्कीम है, पूरी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5% आप क्रिएटर्स के साथ शेयर करने वाले हो, उससे शुरू करते हैं इस फीचर से कि इसके बारे में पूरा सब चीज़ आप मुझे समझाइए। देखिए जैसे अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर हम देखें, तो जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि स्कीम, तो स्कीम तो नहीं है ये कि सीधा से स्टार्टअप है। ओके, तो अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देखेंगे, अगर आप फेसबुक को देखें और आप इंस्टाग्राम को देखें, तो उनका बेसिक सा है रेवेन्यू का सोर्स एक एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन जब मैं यूजमी को ध्यान से देखता था और मैं सोचता था कि हाँ, इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करता था, तो मैं थोड़ा इरिटेट होता था, क्योंकि बीच में कोई अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो तब उसमें हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि हाँ कभी हम यूजमी को अगर बनाएंगे उस हिसाब से तो इसमें हम एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट नहीं लाएंगे। लेकिन एक चैलेंज है कि अगर वो चीज़ें आप नहीं लाते हैं तो फिर आप रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा। हाँ, तो फिर मैंने और भी सारे एप्लीकेशन देखे, तो वहाँ पे मुझे एक सब्सक्रिप्शन का मॉडल मिला कि हाँ उसको फ्रीमियम बोलते हैं। फ्री में कुछ चीज़ें हो, उसके बाद फिर हम प्रीमियम चार्ज करें। हाँ, तो यूजमी बेसिकली एक प्रीमियम मॉडल पे काम करता है। तो कुछ चीज़ें यूजर को फ्री में मिलती हैं और उसके बाद फिर उसको अच्छे से फीचर्स यूज़ करने के लिए और अलग से फीचर्स पाने के लिए उसको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ओके, तो एक 799 का हम लोगों का मतलब हमेशा के लिए लाइफ टाइम का एक सब्सक्रिप्शन है कि, और वो उसको हम लोग यूजमी प्रीमियम मेंबरशिप बोलते हैं। तो उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और आप ध्यान से देखेंगे कि एक यूजर जब वो कोई
एडवर्टाइजमेंट उस बीच में आ जाते हैं, तो उसको इरिटेट जैसे मुझे हो रहा, सबको होता होगा। तो मैंने सोचा कि हम इसको हटा के सीधा प्रीमियम पे जाते हैं, और जब उनसे एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ अलग एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को हटा के भी। तो बेसिकली आपका जो वो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जी। ओके। अब जो पूरे अगर सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करें, जो आपने बोला कि हम 5% ये जो देने की बात कर रहे हैं, तो आज हर एक कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो पा रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रही। यूट्यूबर कहाँ से अर्निंग कर रहा है, वो भी तो उसी का एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने कहा कि आज के डेट में अगर यूट्यूबर को हम ध्यान से देखें तो सारे लोग, खासतौर से युवा लोग, उसी फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से चैलेंजेस है उसमें, और बहुत से चैलेंज लोगों को फेस करना पड़ रहा है। अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम उनसे अपनी तुलना करते हैं और हम इनको कुछ देना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, नए लोगों की जो बात हो रही है, तो हमने स्पेशली अपनी जो एक सेविंग हो रही थी, एक कंपनी की जो कमाई हो रही थी, उससे 5% हम इन्फ्लुएंसर को देना चाह रहे थे। तो सपोज करिए कि पूरे महीने में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 5% हम लोग इन्फ्लुएंसर को देते हैं। और ये चीज़ें आज कोई भी नॉर्मल सा यूजर, उसको उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं कि आपके पास इतना घंटे का व्यू है, इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कोई भी क्राइटेरिया नहीं ना। तो पहले दिन से आके अपने पोस्ट डाल के और पहले लाइक से भी वो पैसे पा सकता है। अच्छा, क्या कहते हैं, आपने मुझे कई सारी चीज़ें बताई थी कि इसमें अर्निंग का क्या क्या सोर्स है। तो आपने तो एक बताया कि 5% जो है वो कंपनी रेवेन्यू क्रिएटर्स को देगी। उसके अलावा और कैसे कैसे इसमें इस ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हैं? बेसिकली जैसे आपने पहला तो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से था, ये कंपनी को अर्निंग हो रही है और कंपनी 5% अपने में और भाई क्रिएटर्स को दे शेयर है। हाँ, दूसरा हम लोगों ने उसमें एक शेयर का मॉडल रखा हुआ है, जिसको हम लोग रिफर एंड अर्न का मॉडल बोलते हैं। तो ये जो यूजमी पूरा एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में हमारे और भी एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन है। तो उसी प्लेटफॉर्म में, यूजमी वाले एप्लीकेशन में ही 3-4 और एप्लीकेशन है, जिसको यूजर किसी और के साथ शेयर करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, जो कि एक अलग एप्लीकेशन है, हाँ, उसका सब्सक्रिप्शन दिला के भी वो अर्निंग कर सकता है। ओके। अब उसके साथ साथ जब हमने देखा कि हम लोग इसको बड़ा करने के लिए या इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों ने फंडिंग के लिए भी हम लोग कई जगह गए, तो हमें एक चीज़ महसूस हुई कि लोग जल्दी से इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो हमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस मिल रहे थे देखते हो। तो फिर हम लोगों ने इसको फिर D2C के रूप में देखा, कि डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं। फिर हमने कहा कि ये रास्ता हो सकता है इसको लोगों तक पहुंचाने का। ओके। और फिर हम लोग वहाँ पे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम बोलते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग अभी इसको लेके जा रहे हैं। तो एक और रास्ता हम लोगों ने उसमें लाया कि आप अपने नीचे के लोगों को भी लाकर और लगभग 20 लेवल तक के लोगों तक से अर्निंग पा सकते हैं। जैसे कि एफिलिएट के थ्रू, या फिर कोई नीचे से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उससे भी आपको ऊपर अर्निंग चली जाए। इससे कि 2 फायदे होंगे, एक तो पहले उस यूजर को या फिर अपना जो भी क्रिएटर उसको एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी मिलती है, साथ में क्या होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म लोगों तक आसानी से भी पहुंच पाएगा। तो आप लोग इसमें जो अभी स्टार्टिंग का फेज है, इसमें आप MLM का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ इंडिया में लीगल है? MLM अगर आप देखेंगे तो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में लीगल है, लेकिन MLM को कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से बेसिक से फीचर्स में अंतर है, लेकिन उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्यों? जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सीधा सा वर्ड है कि वो कई लेवल में मार्केटिंग हो रही है। अगर हम एक ट्रेडिशनल मार्केट को भी ध्यान से देखें, तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि एक लाइफबॉय साबुन है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसको बनाती है, तो वो कस्टमर तक एक चैनल के माध्यम से ही पहुंचाती है। डेफिनेटली, जैसे वो पहले क्या करेगी, एक फैक्ट्रियों में उसको बनाई, फिर वो किसी स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूटर, मेन डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, फिर अपना स्टेट के बाद हर एक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, फिर उसके बाद वो अब छोटा सा एक रिटेलर भी ऑनबोर्ड करेगी, बीच में एक एम्प्लॉय भी हायर करती है। तो ये आप देखेंगे तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट का भी पार्ट होता है। तो जब ये प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता है, तो इन लोगों के बीच में बढ़ता बढ़ता फिर वो जाके 15 या 20 रुपये में एक एंड कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो वहाँ भी नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि वहाँ नेटवर्क नहीं। ठीक D2C भी वही है, या जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है
हमने बीच का पार्ट हटा दिया कि चलो डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं है, रिटेलर कोई नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट को कंपनी ने पहुंचा दिया किसके पास, कस्टमर्स के पास। और ये जो बीच का 90% पैसा एडवर्टाइजमेंट में और इन कंपनियों के पास या जो बीच के प्लेयर थे उनके पास पहुंच रहा था, वो सीधा किसके पास जा रहा है, जो ये हमारे रीसेलर या जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी कंपनी के, जो बीच में मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू पा रहे हैं। तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है और इसको भारत सरकार ने भी लीगल किया हुआ है। ओके। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसेस है? मतलब जैसे अर्निंग के सोर्स पे यहाँ पे, अब जैसे एक तो शेयर का हमने मॉडल बताया, उसमें फिर आपको एक बिजनेस टारगेट भी मिलता है कि आपको पहले लेवल में इतना टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो उसमें फिर अगर मल्टीपल हम वे में देखें तो आपको पहले तो रेफरल के थ्रू मिलता है पैसा ही, जो आपका सेल्फ में आप किसी को रिफ़र करते हैं। अब आप मैंने मान लीजिए कि इनको रिफ़र किया तो ये भी तो आपको रिफ़र कर रहे हैं ना, तो आपके थ्रू भी मुझे अर्निंग आ रही है, तो वो एक टीम रेफरल हो गया। वो 20 लेवल तक जो हो। तो वो टीम रेफरल हो गया, एक सेल्फ रेफरल हो गया, एक टीम से रेफरल हो गया। फिर हमें कुछ टारगेट अचीव करने पर रिवार्ड भी मिलते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं, और एक हर एक महीने का हम लोग एक बोनंजा भी निकालते हैं कुछ, कि हाँ ये एक्स्ट्रा आप अचीव करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा भी ये सारी चीज़ें बोनस वगैरह। तो समथिंग 6-7 टाइप की इनकम अलग अलग नाम से भी हो जाती है। ओके जी, तो ये उनको एक तरह से देखा जाए तो ये उनके पास मौका है। उसमें से वो जो इनकम्स हैं जो 6-7 टाइप की हैं, वो कुछ एक डेली जा रही हैं, कुछ एक मंथली हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोग कुछ चीज़ें अचीव करके वहाँ पे हाँ कुछ एक डायरेक्ट अचीव करेंगे तो मंथली मिलेगा। उसको डायरेक्ट शेयर करने से जी। ओके, तो सिर्फ यूज़मी एक ऐसे कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का खाली सोर्स नहीं है, बेसिकली आप उसमें से अर्न भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने मुझे जब बताया था कि जो यूज़मी के अंदर और भी सारे ऐप्स उसमें हैं, लेकिन वो सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट ऐप्स भी हैं। तो उन सब के बारे में बताइए कि आप और कौन कौन से ऐप्स का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय? अभी तो प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो 100% हम लोगों ने यूजमी को लॉन्च किया है, लेकिन हमारे जो और भी 3-4 एप्लीकेशन हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे रेडी हैं। हम हर 2 महीने या 3 महीने के बाद एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। ओके, अभी हमारा बेसिक साइट ऐसा मतलब प्लानिंग है कि सबसे पहले हमारे पास एक यूज़र बेस आए, और जब हमारे पास 50,000 या 1 लाख यूज़र बेस आता है तो फिर हम उसी में से लोगों को ऐसे डिवाइड करेंगे कि हाँ एक यूज़र को ही अब ग्रामुलाइजी की आवश्यकता है, एक यूज़र को इसमें भी फ्रेंचाइजी की आवश्यकता है जो कि लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर होगा। उसी में से कुछ यूज़र ऐसे भी होंगे जो कि आधार वगैरह से पैसे निकालने का काम करेंगे गाँव में या फिर छोटे से मार्केट में। तो ये अलग अलग जो एप्लीकेशन है एक एक को मेरे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एकदम, जैसे पहला तो यूजनी है, इसके बारे में हम लोग आप चर्चा कर ही रहे हैं। हाँ, दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों का ई ब्रांडिंग 365। ओके, तो जैसे आज अगर आप साहिल जी हम बात कर रहे हैं तो आप ब्रांडिंग कहाँ करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, तो अपने आप पोस्टर बैनर कहीं से तो क्रिएट कराते होंगे किसी भी ग्राफिक्स के पास से। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें हम किसी को गुड मॉर्निंग भेजना हो, गुड नाइट भेजना हो, या कोई हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके छोटे मोटे एडिटिंग करके शेयर चैट वगैरह आजकल चल रहा है। हाँ, तो वो तो एक सोशल मीडिया का ही एक पार्ट हो गया, जैसे कैनवा हो गया। स्पेशली हम अपने ई ब्रांडिंग को कैनवा से कंपेयर करते हैं। ओके, कि आप कुछ भी एडिटिंग करनी हो, जैसे अभी आप यूट्यूब पे हम लोग ये वीडियो डालेंगे तो एक थंबनेल भी बनाना हो तो थंबनेल भी उसी से बन जाएगा। ओके, हम और बना सकते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट अगर है, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो वो डिस्काउंट से रिलेटेड इमेज वहाँ पे बनी हुई है पहले से। आप अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं, रेट्स वहाँ पे बाहर रेट्स बने हुए हैं, बस आप अपना प्रोडक्ट सेट करिए, रेट सेट करिए, पहले कितना है डिस्काउंट कितने सौ दिए, बस तुरंत डाउनलोड करिए, उसे किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। और ये स्पेशली बिजनेस पर्सन के लिए ग्राफिक एडिटिंग ऐप है बेसिकली। हाँ, बिजनेस पर्सन के लिए, जैसे आज हर एक बिजनेस करने वाला आदमी ऑनलाइन जाना चाहता है, वो चाहता है कि उसका प्रेजेंस जो है ना वो ऑनलाइन प्रेजेंट भी हो। तो इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें और किया हुआ है। इसमें एक डिजिटल वेब कार्ड है, तो जैसे आपकी एक छोटी सी वेबसाइट है, यूडमी की एक छोटी सी वेबसाइट है, तो हम लोगों ने उसको कहीं से या तो खुद से बनाया या तो कहीं से क्रिएट करा है। अब एक छोटा सा जो व्यापारी है जो कि गांव में किसी एक छोटे से गांव में या किसी मार्केट में है, वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से अपना एक डिजिटल वेब कार्ड, फिर है हमारा कैशियर। कैशियर को अगर हम लोग बात करें तो नाम से जैसे क्लियर हो रहा है कैश हियर, और आपके नज़दीक में कभी अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप
वहाँ जाके अपना आधार से और अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक फिनटेक का ही पार्ट है और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह की सर्विस भी देती। तो कैशियर हमारा अपने आप में एक मर्चेंट एप्लीकेशन होगा जो कि फिर से वो ग्रामीण इलाकों के लिए ही एक तरह से देखा जाए तो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गाँव में क्या है कि दूर दूर तक बैंक होते नहीं है, 4-5 किलोमीटर तक, और मार्केट भी दूर होता है, तो लोगों को थोड़ा पैसे निकालने में दिक्कतें आती हैं। और एक बैंक होने की वजह से कई गाँवों का जो एक उस पे बोझ होता है, लोड जाता है, बोझ होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो अगर किसी को 1000-2000 रुपये निकालने होते, 10,000 तक निकालने होते हैं, तो वो एक नॉर्मल से किसी यूजर के जो मर्चेंट है उसके पास जाता है, अपना आधार नंबर देता है और अपना अंगूठा लगाता है, उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और दुकानदार उसको कैश में वो पैसे दे देता है। तो बेसिकली इसी तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग कैशियर के माध्यम से देने वाले हैं। ओके, तो ये कैशियर हो गया। तो लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जाना, बिल पेमेंट वगैरह भी वहाँ से करा सकते हैं। और निकालने की तो बात हो ही गई, जमा भी कर सकते हैं। आप आधार के थ्रू अपना आधार नंबर दे के जो भी मर्चेंट होंगे उन्हीं को एक कैश दे के मर्चेंट को कैश दे दीजिए और अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, आधार नंबर, आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट भी हो जाएगा। क्या आप मर्चेंट को देंगे और मर्चेंट आपके अकाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो ये तो हो गया यूज़मी के अलावा आपकी 2 और ऐप की एप्लीकेशन। इसके अलावा जो 2 और एप्लीकेशन है उनके बारे में पता कर लेते हो। तीसरा हो गया कैशियर। चौथा हमारा एप्लीकेशन है मैपिन। ओके, मैपिन बेसिकली एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसको हम 3PL बोलते हैं, या फिर अपना डिलीवरी है, या फिर अपना ई कार्ट है। ठीक है, तो ई कार्ट अगर देखा जाए तो एक फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनी है। तो ई कार्ट फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया पहुंचाती है, लेकिन वो सिर्फ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को नहीं पहुंचाती, वो अमेजन के भी प्रोडक्ट को पहुंचाती है, वो मीशो के भी प्रोडक्ट को पहुंचाती है। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी का मतलब ये होता है कि वो किसी भी कंपनी के कुरियर को उसके कस्टमर तक डिलीवर करने का काम करती है। तो मैपिन भी हमारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी होगा। और ये हम लोग आज से ही इसको इसलिए टारगेट लेके चल रहे हैं कि जैसे अगर आज हमारे जितने भी यूजर हैं उनको अगर ई कॉमर्स हम पोर्टल पे सुविधा देने जा रहे हैं, सारे प्रोडक्ट वो परचेज करेगा, तो हमें भी किसी थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से ही उसको डिलीवर कराना है। और जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसमें क्या होता है, 2 तरह के शिपमेंट होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, फिर रिटर्न भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉस्ट ठीक ठाक कॉस्ट लगती है। कभी कभी कस्टमर क्या होता है कि वो रिटर्न भी कर देता और लेता नहीं है, कभी वो अवेलेबल नहीं होता, कभी उसका फ़ोन नहीं लगता है। तो इसमें एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है ना मर्चेंट की चली जाती है, और एक कंपनी होने के नाते हमारा भी उसमें एक इन्वेस्टमेंट चाहेगा। तो हम अभी से ऐसा प्लान करके चल रहे हैं कि हमारी खुद की एक लॉजिस्टिक कंपनी हो। जैसे कि आज हम देखें तो मीशो ने भी अपना खुद का एक वाल्मो के नाम से लॉन्च कर, हाँ, तो उसने अपना इकोसिस्टम बनाया। तो उसी तरह से हम आगे मैपिन को भी देख रहे हैं। और मैपिन हर एक पिन कोड पे, इंडिया में टोटल 29,000 पिन कोड है, जिसमें से 18,000 से ज़्यादा सर्विसेबल पिन कोड है, आप इंडियन पोस्ट के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम लोग हर एक पिन कोड पे एक लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? नॉर्मली हर एक पिन कोड पे हमारा जो यूजर है, जैसे आज वाल्मो का अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है या ई कार्ट का फ्रेंचाइजी लेना है, तो आपको 2.5-3 लाख रुपए तक देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अमाउंट इन्वेस्ट करना। और मेरा हमेशा से एक सपना रहा कि बहुत से इंडिया में ऐसे लोग हैं जो उतना मोटा पैसा नहीं लगा सकते। डेफिनेटली, तो मैपिन मात्र 2499 रुपए में आपको एक पिन कोड की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहा है। और वो आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, तो हर एक पिन कोड में हमारा यूजमी का एक यूजर पिन कोड अपना बुक कर सकता है, वो उस फ्रेंचाइजी को ऑन कर सकता है। और आने वाले टाइम में हम थर्ड पार्टी कंपनियों के भी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, अपने भी प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। तो ये काम उसी यूजर के माध्यम से हम एक डिलीवरी का पूरा फ्रेंचाइजी उनको देने जा रहे हैं, और ये अलग फ्रेंचाइजी हो गई कंपनी। अच्छा, जब आप वो फ्रेंचाइजी का प्राइस बता रहे थे, मुझे लगा कोई कोर्स खरीदने वाला कोई नहीं, जैसा उसको उस लेवल का आप लोगों ने वो उसको इन्वेस्टमेंट को ले आया है, तो ये कैसे? इसमें देखिए मेरा हमेशा से एक सोच रहा कि किसी भी कस्टमर से या जो भी फ्रेंचाइजी ओन करना चाह रहा है, हम उससे 3 लाख या 4 लाख रुपए अगर चार्ज करते हैं, तो चलो जो कंपनियां आज के डेट में बड़ी हुई हैं, ब्रांड हुई हैं, उनको लोग
सर्च कर रहे हैं उनको दे रहे हैं 3 लाख रुपए तक देना उनके बस में है और लोगों ने लिया भी। लेकिन जब आप एक नए ब्रांड होते हैं तो लोगों का एक ट्रस्ट का भी एक इशू होता है, तो वो तो पहले हमारे साथ चैलेंज रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बात थी कि नहीं, मुझे 3 लाख रुपए चार्ज नहीं करने हैं, मुझे वो एक ऐसे यूजर तक वो फ्रेंचाइजी पहुंचानी है जो कि कम से कम पैसे में भी वो चीज़ ऑन कर सकता है। अब आप देखिए, चाहे मैं 3 लाख चार्ज करूं, चाहे मैं 2500 चार्ज करूं, फ्रेंचाइजी तो एक डिजिटल होती है। अब अगर मैं 2500 रुपये चार्ज करता हूं तो फिर वो अपने फ्रेंचाइजी में जो भी इकोसिस्टम है वो अपना खर्च करेगा अपने माध्यम से, चाहे वहाँ वो 2 लाख कर दे चाहे 5 लाख कर दे, उसका है। अब एक प्रोडक्ट जो हमें फ्रेंचाइजी तक पहुंचा देना है वो तो हमारा इंटरनल सिस्टम होगा। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, लड़कों को हायर करते हैं और उनसे वो डिलीवरी कराते हैं। तो हर एक पार्सल पे कंपनियां एक रेट तय करते हैं कि इतने किलोमीटर में हम आपको ये रेट देने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या डिजिटल काम है ना, तो कोई भी फ्रेंचाइजी होल्डर वो उनको कितना प्रोडक्ट डिलीवर करता है, कितने लड़कों को रखना है, उसमें वो अपनी कॉस्ट को बचाता है। और अगर हम ये 2 साल बाद अगर टारगेट कर रहे हैं और वो फ्रेंचाइजी आज देने जा रहे हैं और किसी से हम ये बोले कि हाँ ये 2 साल बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और उससे बोलेंगे तुम 3 लाख रुपए लगाओ, तो फिर वो डरेगा कि पता नहीं है 2 साल बाद ये होगा कि नहीं होगा। सही बात। तो सही सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने फिर इसको डिसाइड किया कि नहीं, हाँ हाँ, कम से कम पैसे में हम लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ, इसलिए वो नॉर्मल से अमाउंट रखा गया है। तो मैपिंग तो बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म लगा। हाँ, और हमारे जो यूजवी के यूज़र हैं वही सारे जो यूज़र हैं वो अपने अपने पिन कोड के फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ओके, तो उन यूज़मी के जो ओरिजिनल यूजर्स हैं, जो यूज़मी ऐप है, उनके लिए प्रिविलेज रहेगी हर ऐप में, जो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी पहले, ऐसा नहीं, कैसे? प्रेफरेंस का तो नहीं है, हाँ। लेकिन जो भी यूज़र है वो अपने ही पिन कोड की फ्रेंचाइजी ले सकता है। ये नहीं है कि आप किसी पिक कोड के हैं और वो फ्रेंचाइजी ले सकें दूसरे पिन कोड की, ऐसा नहीं है। ओके ओके। और जो यूज़मी पे पहले से रजिस्टर है उसका एक तरह से मैपिन में अकाउंट बना हुआ है उसका पहले से, बस उसे फ्रेंचाइजी का पेमेंट करना है। जैसे ही वो फ्रेंचाइजी का पेमेंट कर देगा, हो जाएगा। हाँ, उसी तुरंत उस पिन कोड की फ्रेंचाइजी उसको अलर्ट हो जाएगी। हाँ। ओके ओके ओके। तो मैपिंग से आगे बढ़े तो एक लास्ट हमारा जो बचा है। मैं थोड़ा-सा मैपिंग को और मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा। और 2 मिनट उसमें वो बहुत अच्छा पॉइंट है उसका। हाँ। मैपिंग की ज़रूरत क्यों है? जैसे आज अगर हम देखें तो हमारे जो मल्टीपल प्रोडक्ट है, जैसे कैशियर हो गया और हमारा मर्चेंट एप्लीकेशन भी आ रहा है। तो मैपिंग एक पिन कोड पे जो फ्रेंचाइजी ऑन करेगा, उस पिन कोड में जब भी कोई मर्चेंट ऑनबोर्ड होगा, कैशियर के लिए या फिर अपना यूज़मी के मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए हमारे यहाँ अप्लाई करेगा, तो वो तो डिजिटल हम उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम उसी मैपिंग के माध्यम से कराएंगे कि भैया जाके देखो क्या ये मर्चेंट है कि नहीं, उस लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आज के डेट में बहुत से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, तो उस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए ये मैपिंग कर रहे हैं। और उससे अलावा जो हम मैपिंग को और एक नज़रिए से देख रहे हैं कि जैसे आज हम बैंक को ले लें, तो बैंक भी अगर किसी को लोन देना होता तो किसी के माध्यम से वेरिफिकेशन कराता है। अगर हम लोग हर एक पिन कोड पे एक अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो बैंकों को भी हम ये सर्विस दे सकते हैं कि हम आपके कस्टमर को वेरीफाई कर सकते हैं और आपके मर्चेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। या हम किसी और कंपनी का भी मर्चेंट अगर हो तो हमसे टाई अप करके भी ये काम कर सकता है। तो मैपिंग अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है हमारा। जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार बात करें आगे वाली की। अब उसके अलावा जो मर्चेंट एप्लीकेशन है, तो जैसे आज हम उसको अगर समझे तो फ़ोन पे से हम समझ सकते हैं। ओके। फ़ोन पे में एक कस्टमर के पास एप्लीकेशन और एक मर्चेंट के पास एप्लीकेशन है। कस्टमर क्या है, किसी मर्चेंट के पास जाता है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेता है और फिर उसके स्कैनर को स्कैन करके अपना पेमेंट करता है। ठीक उसी तरह से हमारा यूज़मी का एक बिज़नेस ऐप भी होगा जिसको हम मर्चेंट एप्लीकेशन बोलते हैं। तो कस्टमर मर्चेंट के पास जाएगा, यूज़मी से स्कैन करेगा और वो पेमेंट करेगा अपने मर्चेंट एप्लीकेशन में। तो ये एक मर्चेंट एप्लीकेशन भी है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि अभी उसको बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल जाने वाले हैं, वो है ग्रामोलॉजी। ओके। और ग्रामोलॉजी अगर देखा जाए तो यूज़मी का एक कोर और हार्ट से जुड़ा हुआ एक रिलेटेड प्रोडक्ट है। वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ओके। जो हम लोगों ने 2021 में लॉन्च किया था,
उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। ओके, तो वो कहीं ना कहीं रुक गया है कुछ रीज़न की वजह से, और हम लोग यहाँ पे अब काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना मेन जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पे काम कर सके इन सारी चीज़ों की मदद लिए। अब जैसे ग्रामोलॉजी नाम से मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूं, ग्रामोलॉजी तो जैसे हम सोशियोलॉजी एक वर्ड है, जैसे जूलॉजी एक वर्ड है, साइकोलॉजी एक वर्ड है, तो हम जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का। उसी तरह से हम सोशियोलॉजी में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रामोलॉजी में दो वर्ड है, ग्रामो मतलब गांव और लॉजी, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा एकदम गांव को लेकर है। वहाँ पे हम किसान की बात करेंगे, वहाँ पे हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, वहाँ पे हम किसान को जो समस्या आ रही है उनकी बात करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे, किसानों से कैसे हम प्रोडक्ट उनसे खरीदें जो वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सही रेट दिलाएं। तो ग्रामोलॉजी एक गांव को डेडिकेटेड एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि हम टारगेट कर रहे हैं। इंडिया में 6,35,000 जो गांव है उनको हर एक ग्राम में ये ग्रामोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा खुल के मुझे बताएं इसके बारे में। बेसिकली जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप भी उन्नाव में इनका छोटा सा एक गांव, वहाँ से हैं हम। मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो बचपन में हम लोगों ने खेती का भी हर एक काम देखा है, किया है, बहुत मेहनत हुआ। तो एक चीज़ मैंने हमेशा मैं देखता था, महसूस भी करता था कि गांव में क्या है कि लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, ज़्यादा उनके पास खेत होते नहीं हैं, तो वो उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है अपने किसी भी प्रोड्यूस को बड़े लेवल तक पहुंचा पाने की, और कहीं ना कहीं वो उसका खामियाजा भी भुगत रहा है। किसान को कोई नहीं सुनता है। आज गवर्नमेंट भी सिर्फ राजनीति कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। एमएसपी की बात करते, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसी भी प्रोड्यूस पे एक सपोर्ट प्राइस है कि इतना मिलना चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम तो मिलना चाहिए। तो वो भी उनको समय पे नहीं मिल पाता। ओके। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक समिति बनी हुई गांव में धान और गेहूं या कोई भी प्रोड्यूस करने के लिए, तो बड़ा किसान जो कि कई बीघे का किसान है, जिसके पास कई हेक्टेयर में है, वो तो आसानी से अपना जुगाड़ लगा के बेच पा रहा है। लेकिन जिसके पास 1 बीघे 2 बीघे या 2 हेक्टेयर है ना, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। उस किसान का प्रोडक्ट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, उसमें बिचौलिए हैं जो उसके प्रोडक्ट को ले रहे हैं और वो ठीक ठाक रेट पे ले जाके वहां पहुंचा पा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन छोटा किसान नहीं कमा पा रहा मेन जो प्रोड्यूसर है वो नहीं कमा पा रहा है। आप जैसे गांव में जो है। छोटा किसान अब जैसे गांव में जो किसान है, आप देखेंगे ध्यान से तो एक लोकल का ही बनिया आता है और उससे वो प्रोड्यूस खरीदता है, खरीदता क्या, उससे ले लेता है और बोलता है हम आपको 15 दिन बाद पैसा देंगे, 1 महीने बाद पैसा देंगे। ओके। और फिर वही प्रोडक्ट कहीं और अच्छे दाम पे बेच के अपने तो बड़ा मुनाफा कर लेता है, लेकिन इनको 15-20 दिन बाद पैसा देता है। अब वो भी कम। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी हम लोगों ने एक मौका देखा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन एक मौका है कि हाँ अगर हम किसान को इमीडिएट पेमेंट कर सके एक डिजिटल तरीके से, और अगर उसके प्रोड्यूस को हम खरीद ले तुरंत और उसको तुरंत पेमेंट कर दे और एमएसपी रेट हो, क्योंकि बनिया तो उसको वो रेट देता ही नहीं कभी जो उसको मिनिमम मिलना चाहिए, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता था। और 2021 में हम लोगों ने इस पे काम भी किया और वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ग्रामोलॉजी स्पेशली गाँवों के लिए डेडिकेटेड, और ग्रामोलॉजी का मतलब सीधा सा है कि सना हुआ, लॉजी का मतलब होता है भीगा हुआ, सना हुआ। तो गाँव के प्यार में जो सना हुआ है, गाँव की समस्याओं को जो दूर करने का प्रोजेक्ट है, वो ग्रामोलॉजी। ओके जी। अब एक तरह से हम लोग यूजमी पे जो यूजर ला रहे हैं, तो जो हमारे प्रोडक्ट जो हम मार्केट से खरीद रहे हैं या फिर किसानों से जो ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें किसी कस्टमर तक पहुंचाना है। तो हमने कहा ना कि हम लोग यूजमी के माध्यम से उन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। अब हमारे पास यूज़र बेस होगा अच्छा, तो हम जो प्रोडक्ट अभी हम किसान से प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो उसका करेंगे क्या? हम अपने जो भी हमारे जो यूजमी में कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हमारे यूज़र्स हैं, उन सब तक हम उनके नीड की जो जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाएंगे वहाँ तक। तो यूजमी जो है एज अ कहते हैं ई कॉमर्स वर्क करेगा, मैपिन जो है वो डिलीवरी देख लेगा, और ग्रामोलॉजी जो है वो वहाँ पे मैनेज कर लेगा। बहुत से पूरे एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को आप 3 या 5 साल में कहाँ देखते हो? मतलब क्या प्रोजेक्शन है, क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? स्पेशली 2025 में हम लोग हैं, आधा अगर देखा जाए तो ये साल निकल गया है।
और अभी शुरुआती हुई है। 11 मई को हम लोगों ने लॉन्च किया, तो पिछले 17-18 दिनों में हम लोगों ने करीब 12,000 यूज़र तक हम लोग पहुँचे, और ये आंकड़ा डेली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम इसको एक 5 साल का तो डायरेक्ट टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगले 2 साल का एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 साल में हम कम से कम यूज़मी में 10 लाख यूज़र तक पहुँचना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ ऑनबोर्ड हों, और वो आसानी से हम हासिल करता हुआ हमें दिख रहा है। जो अभी हमारे पास जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या जिस प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो किया है कि इसके तरह से कस्टमर ला सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ करने का अगर मैं आपसे पूछूं कि विजन क्या है, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं ये सब चीज़ें करके? जैसे अगर यूज़मी को आप यूज़मी तो एक वर्ड है और नाम है उसका, वो भी आज डिसाइड हो गया, हमारे पास उसका ट्रेडमार्क भी है। लेकिन यूज़मी का एक फुल फॉर्म है, यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट। सामाजिक और आर्थिक रूप से, मास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एम्पावरमेंट मतलब उनको अपलिफ्ट करने का, उनको उठाने का जो काम करता है। एक ऐसा संगठन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने की बात करता है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो यूज़मी में हम लोगों ने ऑनबोर्डिंग जो सिस्टम रखा हुआ पे हम लोगों ने आधार वेरीफाई कर रहे हैं, किसी भी यूजर को हम लोग 100% वेरीफाइड करके ला रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना इकोसिस्टम में ग्रामोलॉजी के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो किसानों को भी अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा पूरा ऐसा स्ट्रिक्टली कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, आप लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या सोच के ये चीज़ आप कर रहे हैं? इसका अच्छी का क्या विजन है? इसका एक सीधा सा जवाब मैं ये दूंगा कि आए दिन हम लोग अ, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर अपने पोस्ट पे, फिर जब हम देखते हैं या फिर अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, तो कोई ना कोई दोस्त या कोई रिलेटिव ये वैसा लगा के रखता है कि मेरे अकाउंट हैक हो गए और कोई ना कोई पैसे मांग रहे, तो कोई ना दे। तो ये सब चीज़ मैं देखता था काफ़ी टाइम पहले, जब मैं ये चीज़ें देखता था तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई थी कि इसको दूर करना चाहिए। तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। और जैसे मैं बात करूं तो आज आप किसी के भी नाम से लोग अकाउंट बना के लोगों को एक तरह से परेशान, कोई लड़का है तो लड़की के नाम से अकाउंट बना ले रहा है, ठीक है। किसी भी नाम से आप अकाउंट बना ले रहे हैं, आपने मोबाइल नंबर जो डाला है वही वेरीफाई हो रहा है वहाँ पे, तो मोबाइल नंबर तो आप हाइड कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे कि हमें दिखाना है या नहीं दिखाना है। नाम दिखा रहे हैं आप, नाम किसी का भी रख लीजिए उसमें। तो दूसरा मैंने देखा कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग ब्लू टिक के नाम पे पहले तो सबको ऐसे फंसा रही हैं कि चलो वेरिफिकेशन नाम का कोई चीज नहीं, उसके बाद हर महीने 600-700 रुपए वो ब्लू टिक के नाम पे चार्ज कर रही हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये क्यों नहीं करना चाहते, ये तो आसानी से कर सकते हैं, इतने इनके बड़े रिसोर्सेज हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं लोग। तो मैंने सोचा कि ये ब्लू टिक होना ही नहीं चाहिए, हर एक यूजर वेरीफाई होना चाहिए। और उसका वो करने का कई रीजन था, मैं आगे हम इस पे आएंगे कि मैं क्यों इसको वेरिफिकेशन में हम लोग करना चाह रहे थे। कुछ चीज़ें जो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी घटती हैं, जैसे 2019 में मैं एक घटना बताऊं तो मैं शुरुआती में जब जामनगर में मैंने नौकरी छोड़ा और इस कंपनी को बनाने के लिए मैं निकला, तो मेरा एक दोस्त स्विगी में डिलीवरी करता था। डिलीवर करने के लिए वो प्रोडक्ट गया था, और ट्रांसजेंडर थे कुछ, उन्होंने वो प्रोडक्ट उनसे डिलीवरी के लिए मंगाया था स्विगी में डिलीवरी। और कुछ मार्केट से करीब 1 किलोमीटर उनका अंदर सुनसान इलाके में उन लोगों ने उसको बुलाया। ओके। और मेरे दोस्त को उन लोगों ने सामान भी छीन लिया, अच्छा। और पैसे भी नहीं दिए, उसका मोबाइल भी छीन लिया और उसको मारा भी। और उसको गंदे गंदे जो भी जिस तरह से उसको परेशान करते थे कर सकते थे। अच्छा। वो जब हम लोग उनसे लास्ट टाइम जब हम लोगों से उसके साथ एक घटना हुई, जब वो मिला तो वो इतना घबराया हुआ था और इतना रो रहा था, क्योंकि गरीब आदमी, उसका हर एक रोज का 500 या 700 रुपये मिल रहा है, उसका मोबाइल छीन लिया जाए, 2,000 रुपये जो भी उसने पूरे दिन में कलेक्शन किया था। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये एक डिलीवरी बॉय का आधार ले रही हैं, पेन ले रही हैं, उसका
उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले रही हैं, गाड़ी का आरसी ले रही हैं, लेकिन एक कस्टमर का कोई वेरिफिकेशन नहीं करे। सही बात है। अगर उस दिन उस कस्टमर का वेरिफिकेशन हुआ होता तो मेरे दोस्त के साथ वो घटना नहीं होती। सही बात है। तो वहां से ये रियल घटना है, और वहां से मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है। अगर ये मेरे दोस्त के साथ हो रहा है तो वो सबके साथ हो रहा होगा, बहुतों के साथ हो रहा होगा। तो कभी भी जो हम कई सही से घटनाएं सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। हाँ, तो जब मैंने वो चीज महसूस किया तो मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ पे सेलर वेरीफाइड हो, जहाँ पे यूजर वेरीफाई हो, जहाँ पे डिलीवरी बॉय वेरीफाई हो। एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, और वो एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा था और एक बहुत बड़ा मौका भी दिख रहा था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये सारी चीजें लाने का प्रयास किया गया। तो भाई मेड इन इंडिया होते हुए इंडिया में रह के ये सारी चीज़ों को, क्योंकि जो भी चीज़ें इस समय ई कॉमर्स अगर हम लोग देखा जाएगा, सोशल मीडिया देखा जाए, और अगर हम लोग पेमेंट्स देखा जाए, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बाहर की है, मेड इन इंडिया नहीं है ना। बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर के लोगों ने उसको डेवलप किया है, बाहर के लोगों का स्टार्टअप है, बाहर के लोगों की कंपनी है। इंडिया में कोई चीज़ वो चीज़ें लेके आ रहा है तो भाई बिल्कुल इंडिया वालों को सपोर्ट करना चाहिए उसको। और ये पूरा विजन जो है इस पॉडकास्ट को बनाने का वो यही था कि इनका विजन जो है वो क्लियर हो सामने, और इंडिया में कोई ऐसे नई चीज़ लेके आ रहा है, भाई सपोर्ट करो। एज एन इंडियन हम लोग को उसको सपोर्ट करना चाहिए इस ऐप को, क्योंकि मेड इन इंडिया सबसे पहले। और सर आपकी तारीफ मैं करना चाहूँगा भाई, मतलब आईटी सेक्टर से होते लोग जो आजकल रैट रेस में लगे हुए हैं ना, आपने उस रैट रेस को छोड़ा, रिस्क लिया लाइफ का, और आपने इस मिशन पे जुड़े, और अब तक काफी इसमें जो है अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि यूजमी के अलावा, अदर देन यूजमी, आपका फेवरेट ऐप कौन सा है जो आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, या जो आप कोई भी ऐप यूज करते हो, कोई भी फील्ड का? पर फेवरेट ऐप तो ऐसा, देखिए सोशल मीडिया के जितने भी एप्लीकेशन अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फेवरेट तो हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कहीं फेसबुक वगैरह से हमें नॉलेज भी मिल रही है। टाइम तो जो जा रहा है वो जा ही जाए। जैसे हम आईटी फील्ड से हैं तो हमें अपने एड्स वगैरह चलाने होते हैं प्रोडक्ट पे, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस तरह से अपने कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सीखने को वहाँ से मिल रही हैं और हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहें तो वो चीज़ें हैं आनंद दो आपकी बेनिफिट है। चूंकि बिजनेस बैकग्राउंड अब चूंकि हो गया है और इसी पे ज़्यादा फोकस है, तो दो प्लेटफॉर्म में, पहला तो सबसे लिंक्डइन, चूंकि वहाँ पे बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं लोगों से जुड़ने का। बिल्कुल अपने ही फील्ड के लोगों को भी आप जुड़ सकते हो, कनेक्शन बनते हैं। और एक एप्लीकेशन है प्यूपल नाम से, ओके। और वो बाहर का एप्लीकेशन है। वहाँ पे प्यूपल की अगर हम बात करें तो आज एक कोई भी लड़का है जो कि कुछ सीखना चाहता है, या कोई कंपनी को अगर हम ले दें, जैसे हमने एक सोशल मीडिया कंपनी या फिर हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं और करने के लिए आते हैं। तो एक कंपनी, एक एप्लीकेशन है पीपल नाम से। वहाँ पे हम एक नए लड़के, एक स्टूडेंट लाइफ में जो लड़के हैं, वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को इंटर्नशिप के रूप में रख के कंपनी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाने का जो वो काम कर रही है कंपनी, तो ये दो मेरे फेवरेट हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आने वाले टाइम में मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेके यूजमी में भी कुछ चीज़ें लागू करने की कोशिश करूँगा। बहुत से, बिल्कुल। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपने पॉडकास्ट के एक ऐसे सेगमेंट में जो कि बाकी सारे लोगों का काफी फेवरेट है। लोग स्किप कर करके खाली यही वाले पे कभी कभी उधर ज्यादा देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड, और पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए ये रहा, प्रॉफिट या ग्रोथ? ग्रोथ। बूटस्ट्रैप या फिर फंडेड? बोट इसका चाय या कॉफी? दोनों नहीं। हाँ फिर क्या? कोल्ड ड्रिंक कभी कभी दोस्तों के साथ, कभी ऐसा लगता है कि पीना चाहिए तो। ओके। एंड्रॉयड या एप्पल? एंड्रॉयड। ओके। एक एंटरप्रेन्योर जो आपको आप एज अ आइडियल मानते हो, विजय शेखर शर्मा। और आप, आपके लिए ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जो आप आइडियल मानते हो? क्योंकि हम इसी फील्ड से हैं तो हम ये अभी तक डीप रिसर्च किए हैं, तो
वही उदय शेखर शर्मा। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक वर्ड डिफाइन करना हो तो? एक वर्ड में डिफाइन करने से अगर अगर हम लोग देखें इंडिया स्टार्टअप को, तो एक 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 ऐसा तरीका जो जिसकी ज़रूरत थी इंडिया में, और कम से कम एक जान फूँक रहा है वो अपने अपने पूरी इकोसिस्टम में। तो मेरी समझ से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, इकोसिस्टम जो भी है। तो अगर एक वर्ड में उसको समझाना हो तो क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी, क्रांति, क्रांति कैसे? क्रांतिकारी या क्रांति तो नहीं बोलेंगे, हाँ, उसको बोलेंगे कि अ, उसको बोलेंगे लहू। जैसे इस शरीर में जिंदा रहने के लिए खून है, उसी तरह से आज ये हमारे इकोसिस्टम में एक लहू है। बहुत बढ़िया। ये बिजनेस का सबसे बड़ा फियर क्या है? फेलियर। Okay. जो सब लोग अब, या फिर जो हमने लेट कर दिया इतना, उसका भी रीज़न वही है। ओके। फास्ट स्केल करना या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ करना? दोनों। कुछ कुछ जगहों पे पास भी जाना पड़ता है, लेकिन हम, हाँ, हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारा नुकसान भी ना हो। अगर हम सिर्फ ग्रोथ पे रुके रहेंगे, अगर हम फास्ट नहीं जाएंगे, तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो फिर हम पीछे भी मिल जाएंगे। तो दोनों जरूरी। ओके। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम ऑफिस। जी। वियर्डेस्ट फीचर जो आपने अभी तक अपने ऐप में इंट्रोड्यूस किया है? आधार के वैसे सिस्टम। कोई ऐसा फीचर जो आपने आपको फोर्स किया गया आपकी टीम द्वारा कि इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है? ऐसा कोई फीचर जो आपने पहले रख रहे थे, डिलीट कर दिया, हटा दिया? ऐसा तो कोई ऐसा नहीं रहा कि टीम ने डिसाइड किया हो या हम लोगों ने डिसाइड किया हो उसको हटाया जाए। सारी चीज़ सारे लोग की सहमति से ही सारी चीज़ें बनी, तो ऐसा तो अभी कोई पॉइंट नहीं है कि ओके, ओके। सेल्फ डिसीजन या टीम डिसीजन? टीम डिसीजन। बढ़िया। आपकी स्टार्टअप जर्नी को अगर कोई हैशटैग देना चाहे तो वो क्या देगा? अभी तो हम लोग का जो ना यूज़ भी कर रहे हैं, हाँ हाँ, यूज़ करेगा इंडिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कैश रिवॉर्ड्स या डिस्काउंट? डिस्काउंट। कोई मोटिवेशनल लाइन जो कि आप देना चाहोगे, सिंपल ऐसा ना हो? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट मत कीजिए। ठीक, हमने ये करके सीख, मतलब लेट करके गलती करके सीखा है, आप मत कीजिए ऐसा। बच्चा मैं सुन रहा हूँ ना? ओके। तो यहाँ खत्म होता है हमारा रैपिड फायर राउंड। होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी आज, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के साथ पार्ट 2 बनाए इसका, जिसमें हम लोग और बिजनेस के बारे में और क्या कहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, कई सारी चीज़ें जो होती है ना बिजनेस में, सीक्रेट्स होते हैं जो कि लोग जो है वो कई सारे एक्सपीरियंस के बाद उसको लेके आते हैं अपने पास। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें कि आप लोग से समझे, और नेक्स्ट वीडियो तक जो यूजमी है वो कहाँ तक जाने वाला है वो भी हम लोग वहाँ पे जानेंगे कि उस समय का क्या स्टेटस चल रहा है यूजमी का और बाकी पूरे इकोसिस्टम का। तो बहुत बड़ा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, और मेड इन इंडिया है, तो भाई इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लोग सपोर्ट करो। सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों के भी और मेरे भी, जाके उसमें फॉलो करिए। यूजली को भी ऐड करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी अब तो सोशल मीडिया लिस्ट में। तो अब हम लोग देने जा रहे हैं अपने गेस्ट को एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो सारे गेस्ट को देते हैं। तो सर ये आपके लिए। थैंक यू साहिल एंड सक्षम सर। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और हमें चीज़ें बताई, सारी चीज़ें सिखाई हैं जिस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ किया है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपसे। और आप शायद ठीक है। और अगर रिव्यू की बात करें, थोड़ा सा जो आपने बोला कि आपके बारे में हमें थोड़ा क्या सुधार करने की जो ज़रूरत है, तो मैं हमेशा ये कहूँगा आपसे कि कभी भी कोई अगर आपके बारे में कुछ कहता है, कुछ बोलता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उनकी बातों को आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनिएगा। जो आपको सही लगता है कि नहीं आप यहाँ सही थे, उस पर ही हमेशा अमल करिएगा। और यही मेरा आपको एक तरह से सुझाव रहेगा। और रही बात यहाँ आपने जो हम लोगों को यहाँ
मौका दिया आने का, तो वो तो चलिए एक हमारा प्रोफ़ेशन और आपका प्रोफ़ेशन यहाँ एक दूसरे के साथ लाया है। लेकिन ये जो जुड़ाव हम दोनों का आज से ये स्टार्ट हुआ है, वो आगे भी हम लोग बना रहेगा। और वो मैंने फ़ील किया यहाँ पे शाम से ही जो आप लोगों ने खातिरदारी की हम लोग के साथ, वैसे फ़ील नहीं होने दिया कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं या फिर हम लोग इस घर के नहीं हैं। तो इसके लिए स्पेसिफ़िक थैंक्स आप।